अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। खबर देंगे आपको हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की पेशी। एक को मिला रिलीफ, दूसरे को मिली तारीख। ये सब खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, मगर सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में लगने वाली आग पर, जिस पर काबू पा लिया गया है। आतिशज़दगी के बायस वज़ीर आज़म ऑफिस को खाली कराया गया। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे वहां मौजूद समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, क्या सूरत हाल है इस वक्त और आग लगी कैसे, क्या बताने अब तक रेस्क्यू एहलकारों का? जी देखिए रमीज़, बिल्कुल जी 1 बजे के करीब यहाँ पर वज़ीर आज़म ऑफिस में आग लगी, जिसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान नेवी के यहाँ पर दस्ते पहुँचे हैं और उसके अलावा फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुँची है। लेकिन आग इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की नहीं थी, जो अंदर ही उनके पास सिस्टम था उसी से आग को बुझा लिया गया। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची है। उसके अब से चंद ही लम्हे कबल यूसुफ बेग मिर्जा ने यहाँ पर बात की है मीडिया से। उनका यही कहना था कि ये जो आग है 3रे फ्लोर पर लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी इब्तदाई वजह बताई जा रही है और टॉयलेट से धुआं निकल के बाद इस आग को डिटेक्ट किया गया है। 6ठे फ्लोर के ऊपर ये आग लगी है और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान के हवाले से भी उनसे बात हुई है। इस हवाले से उनका यही कहना था कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ताहम इस हवाले से जो तफ्तीश की जाएगी मज़ीद की आखिर आग लगने की वजह क्या थी। बज़ाहिर जो है पुलिस और जो रेस्क्यू हुकाम है उनका यही कहना है कि आग लगने की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। आर्मी की टीमें भी यहाँ से जा चुकी हैं। नेवी के जो दस्ते अंदर मौजूद थे आग बुझाने के लिए वो भी रवाना है। फायर ब्रिगेड भी जा चुका है। मुकम्मल तौर पर जो ये रोड है इसको खोल दिया गया है। अपडेट से शुक्रिया नूर, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आग कमरे में नहीं बाथरूम में लगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के वसाइल से ही आग पर काबू पा लिया गया। बैरूनी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा का कहना था कि आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह जानने के लिए इंक्वायरी होगी। आग नहीं लगी, बाथरूम से स्मोक आया, कमरे में आग नहीं लगी। देखिए ये विदिन कपल ऑफ मिनट्स ये डिटेक्ट हो गया था और इंटरनल सिस्टम से ही इसको काबू पा लिया गया। एक्सटर्नल हेल्प की जो फैसिलिटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बहरहाल ये जो है इसकी इंक्वायरी होगी कि इसमें किस वजह से हुआ, लेकिन किसी किस्म का अभी तक जो इतलात हैं कि किसी किस्म का कोई नुकसान जो है ना इन्फॉर्म नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है यहाँ तो वो ऑफिस से चले गए थे। बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में बड़े केस की समाअत की, जहां अदालत ने 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को नोटिस जारी करते हुए 17 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया है। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद भी अदालत के बाहर मौजूद है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। हमजा शहबाज गिरफ्तारी से बच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब के वकील ने बताया कि आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार करना है। हमजा शहबाज के वकील ने एतराज उठाया। लाहौर हाई कोर्ट नैब को 10 दिन पहले आगाह करने का हुक्म दे चुकी है। घर पर छापे मारकर अदालत की हुक्म अदूली की गई। नैब ने इन वायलेशन ऑफ दैट ऑर्डर डायरेक्शन 2 दफ़ा इनके घर पे रेड किया। कोर्ट ने अब नैब से कमेंट्स मांगे हैं, पैरावाइज कमेंट्स मांगे हैं कि किस मटेरियल की बेसिस के ऊपर आपने वारंट इशू किया है। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराना होंगे। समाअत के दौरान नून लीग के कारकुन भी अदालत में मौजूद रहे। कमरे अदालत में शोर होने पर फाजिल जज ने नाराजगी का भी इजहार किया। दूसरी जानिब नैब ने हमजा शहबाज को आमदन से जायद असासों के केस में 10 अप्रैल को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। शहबाज खानदान की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज फैमिली का फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी बैरून मुल्क जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार। मुलजिम को नैब के हवाले कर दिया गया। आपको रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बी। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की फैमिली भी नैब के भंवर में अहम फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम को हिरासत में लेकर नैब का मेहमान बना दिया गया। शहबाज फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक चीनी को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर मौजूद मुलजिम आज सुबह दुबई फरार हो रहा था कि भागने से पहले ही धर लिया गया। 2 रोज कबल हमजा शहबाज के घर पर नैब छापे के वक्त मुश्ताक चीनी अंडरग्राउंड हो गया था। चीनी पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन का इल्जाम है। इससे कबल भी नैब ने 2 मुलजिमों को हिरासत में लिया था। नैब हुकाम के मुताबिक दोनों ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ किया था। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद।
जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के एहतसाब अदालत में पहली पेशी। तफ्तीशी अफसर ने मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली, जबकि 2 खवातीन वादा माफ गवाह बनने को तैयार, बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस का ट्रायल शुरू। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुलजिम पेश, 16 गैर हाजिर। जाले कायद और हमशीरा की कुर्सी पर बैठे बैठे हाजिरी शीट पर दस्तखत करने की कोशिश। जज अरशद मलिक का इजहार बरहमी, कटहरे में बुलाकर हाजिरी लगवाई। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली अबडो ने बताया कि नैब ने इस केस में मेरी खिदमात ली हैं। मजीद शवाहिद और रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त देने की इस्तदा। वकलाए सफाई का एतराज। तफ्तीशी अफसर कराची की अदालत से यहाँ तक वक्त ही मांग रहे हैं, इनके पास कुछ है तो रिकॉर्ड पर लाएं। लतीफ खोसा एडवोकेट की जरदारी और फरियाल को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की ज़बानी तजवीज़। बोले कमरा अदालत छोटा है और बंदे ज्यादा हो रहे हैं, दोनों का इस्तिस्ना दे ताकि पुलिस को भी यहाँ से छुट्टी मिले और ट्रायल आसानी से चल सके। इस पर जज अरशद मलिक का कहना था कि कोई तरीकाकार बनाते हैं जिससे आपको भी आसानी हो और हमें भी। दौरान समात 2 नामजद खवातीन मुलजिम किरण और नौरीन वादा माफ गवाह बनने को तैयार, बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को सारा रिकॉर्ड तरतीब के साथ दोबारा पेश करने की हदायत। तमाम मुलजमान दोबारा तलब। समात 16 अप्रैल तक मुलतवी। गैर हाजिर रहने वाले 16 मुलजमान को हाजिरी लगाने के लिए 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया। समात के मौके पर अदालत के एतराफ कड़े सिक्योरिटी इंतजाम। लेडीज कमांडोज और रेंजर समेत 2000 से ज्यादा एहलकार मामूर रहे। क़यादत के मना करने के बावजूद अदालत के बाहर पहुँचने वाली 2 जालियां नारेबाजी करने पर धर ली गयी। एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। बोले परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश करने के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। जाली अकाउंट केस में जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी। समात के बाद रवाना होते हुए सहाफी के सवाल पर शेर गलत कह दिया। ऐसा महसूस कर रहे हैं सर, काफी अर्से बाद दोबारा आप बात छोड़ें। हाथ यहाँ से थोड़े महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है आए थे पहले जहाँ पे गुजरे थे हम जहाँ से। इससे पहले अदालत में पेशी पर उन्होंने दिलचस्प गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफी के सवाल पर कि आज आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ नवाज शरीफ बैठते थे, आसिफ जरदारी ने कहा मियाँ साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। सहाफी ने फिर पूछा आज जहां फरियाल तालपुर बैठी हैं, कल इस जगह पर मरियम नवाज बैठा करती थी, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा आप तो खुश हैं ना। एक और सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को पेश करने के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट से पूछा जाना चाहिए। आसिफ जरदारी के खिलाफ केस में नैब ने अदालत से मजीद वक्त मांगा है क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। अदालत के बाहर जियाल रहनुमा कमर जमान कायरा नैब और हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। कहा तहरीक इंसाफ अपनी लालायकी और नाअहली छुपाने के लिए करप्शन की गर्दान कर रही है। नैब की तरफ से बार बार इस्तदा की गई कि टाइम दिया जाए, नैब की कोई तैयारी नहीं थी। मैं रोज दावत देते हैं डी चौक में धरना दे, हमने 5 लोगों की लिस्ट भेजी थी, 5000 पुलिस वाले लगा दी। और इस माहौल में आजादाना फैसले अदालतों के लिए भी मसले बनेंगे। अगर हमने ये फैसला कर लिया कि हमने इस्लामाबाद में आना है, इमरान खान साहब आप क्या, आपकी हुकूमत क्या, हम तो मार्शल लॉ में भी ये काम करते रहे और आते रहे हैं। एक झलक हमने आपको दिखा दी थी, अभी तक आपके आसाब से वो उतर नहीं रही। वज़ीर आज़म साहब ने बारहा कहा मेरा बस हो तो मैं 50 लोगों को अंदर कर दूं। तो वो सारा रिकॉर्ड, वो सारी एविडेंस न नैब को दी गई है न FIA को दी गई है। अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को दम निकले। अपनी नालायकियों, कमजोरियों, बैड गवर्नेंस से ध्यान हटाने के लिए वो करप्शन का मंत्रा लेके चल रहे हैं। साबिक सदर के खिलाफ केस सिंध से बाहर मुंतकिल करने की कोई वजह नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी गलत तशरीह की। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा कहते हैं जाली अकाउंट केस के मुल्ज़मान, गवाह और रिकॉर्ड सब कुछ सिंध में है, बाहर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं, अगर कोई मुल्ज़मान है, अगर कोई गवाहान है, अगर कोई रिकॉर्ड है, वो तमाम का तमाम सिंध ही के महकमा जात या सिंध के दफातर या सिंध के सूबे से मुताल्लिक है। अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है उसकी ट्रांसफ़र मतलूब हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है एक सूबे से दूसरे सूबे, वो भी बावजूद इस अंदाज से कि मुल्ज़मान की जान को ख़तरा है या गवाहान की जान को ख़तरा है या रिकॉर्ड वहाँ मुयस्सर नहीं है या कोई ऐसा अवामिल, इसमें कोई ऐसा अवामिल नहीं था।
जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नया रेफरेंस दायर कर दिया। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस से कहा जा रहा है। रेफरेंस में आसिफ जरदारी के करीबी साथी साबिक सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और दीगर को नामजद किया गया है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का बेटा अली मलिक और दामाद जैन मलिक भी मुलजिमान में शामिल हैं। मुलजिमान पर गुलिस्तान जौहर कराची में 2 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज कराने का इल्जाम है। रेफरेंस के मुताबिक 23 और 7 एकड़ प्लॉट्स की अदायगी जाली अकाउंट से की गई। मुलजिमान ने खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। उधर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान मुश्किल में नजर आते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इंकशाफ पर वज़ीर आज़म अब तक खामोश क्यों हैं? क्या वो पार्लियामेंट और कौम को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल में ना आसिफ जरदारी साहब नज़र आते हैं, ना नवाज शरीफ साहब नज़र आते हैं। मुश्किल में तो इमरान खान साहब मुझे नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस साजिश का इंकशाफ उनके वज़ीर ख़ारजा ने किया है वो क्या वज़ीर आज़म को भी उससे उन्होंने मतला किया था या ये सारे इंकशाफ जो हैं उन पे मुल्तान में जाके होते हैं। दफ्तर ख़ारजा और पार्लियामेंट सब अभी तक तो लाइलम है उनकी इन तमाम बातों से। नवाज शरीफ साहब को ये हक मिलना चाहिए जहाँ से भी बेहतरीन इलाज उनको मैसर हो सकता है। 6 हफ्ते बाद क्या होगा सर? अभी देखते हैं जी, 6 हफ्ते ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला इन 6 हफ्तों में उनको सेहत अता फरमाए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रैफिक पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के होटल में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक जाम बहक जबकि उनका छोटा भाई जख्मी हो गया। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के इलाके पकौड़ा चौक में, जहाँ पर एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाम बहक और 2 अफराद के बारे में बताया गया जख्मी हुए हैं। इस वक्त पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके जा चुकी है। ताहम इलाका MP मलिक शहजाद अमान जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करते हैं। कानून ऑफिस करने वालों की ये नाअहली है और ये आज कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात महीने में हर 10-15 रोज़ के बाद यहाँ पे हो रहे हैं और पुलिस की नाअहली है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मलिक शहजाद अमान ने कहा है कि वो हर तरह से अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस पर तशवीह भी ज़ाहिर की है, लेकिन बहरहाल ये वाक़या ज़रूर यहाँ पे पेश आया जिसके बाद पुलिस अपनी रिवायती तफ्तीश कर रही है। उसका यही कहना अभी तक कि यह वाक़या बज़ाहिर डकैती मज़ाहमत का लगता है। शुक्रिया खुर्शीद आलम। कराची में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की जान लेने वाले कौन थे? SSP वेस्ट ने दावा किया है कि वाक़या डकैती में मज़ाहमत पर पेश आया। होटल में फायरिंग से पहले और बाद में मुलजिमान ने वारदातें की हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद, ये मुलजिमान की दीदा दिलेरी है या पुलिस की नाकामी? इतने आराम से 3 वारदातें करते हुए फरार हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने मुलजिमान ने होटल में घुसकर फायरिंग की थी। SSP वेस्ट शौकत कटियान का दावा है कि ये डकैती मुजम्मत का वाक़या है। मुलजिमान ने पहले बल्दिया कॉलोनी में एक शहरी से लूटमार की और उसकी मोटरसाइकिल भी छीन ली थी, जिसके बाद यहाँ पर इन्होंने फायरिंग की मुजम्मत पर, जिस पर जो सब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक जाबाग हुआ और उसका भाई शफीक जो है जख्मी हुआ, जबकि एक राहगीर भी जो है वो भी इसमें ख्याल मोहम्मद जख्मी हुआ था। और इसके बाद भी मुलजिमान फरार होते हुए भी उन्होंने इलाके में एक शहरी से लूटमार की कोशिश की और उनकी बाइक खराब हो गई थी, वो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़्त से खोल और शवाहिद जमा कर ली और मुलजिमान की छानबीन भी शुरू कर दी। सही, मुलजिमान की छानबीन शुरू की गई है, कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका साहब। फैसलाबाद में बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री के ठेकेदार पर बावर्दी और सादा लिबास पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। ठेकेदार ने इल्जाम लगाया है कि सब इंस्पेक्टर तारिक फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहता था। एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा क्या है सारा माजरा और CCTV फुटेज भी इसकी मंजर आम पर आ चुकी है? जी बिल्कुल रमीज, ये तारक रंधावा है RIB ब्रांच के अंदर। ये यहाँ पे तैनात हैं RP ऑफिस के अंदर और इन्होंने अपने साथियों के समेत जो है पुल डिंगरू पर आइस फैक्ट्री है जहाँ पर CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फैक्ट्री मालक को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, मुक्कों और थप्पड़ों के साथ पहले मारते हैं। फिर इनके भाई जो हैं उन्होंने सीधा फायर भी जो है फैक्ट्री मालक के ऊपर चलाते हुए फुटेज के अंदर देखा जा सकता है। तमाम इस सारे मामले के ऊपर पुलिस जो है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है फैक्ट्री के ऊपर कब्जा करने की दफात के तहत, और इसके साथ ही जो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अपडेट से शुक्रिया यूसुफ। सिंध हाई कोर्ट ने सानह 12 मई की तहकीकात के लिए ताहाल JIT ना बनाने पर
सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार इकबाल काजमी ने बताया, हुकूमत को 2 हफ्ते में GIT बनाने का हुक्म दिया था। कई माह गुजरने के बावजूद GIT नहीं बनी। अदालत ने मामले पर सिंध हुकूमत को 22 अप्रैल तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1 घंटे गुजरने के बावजूद शुरू ना हो सका तो अपोजिशन ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के निगत और अगजई ने स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर खुद इजलास शुरू कर लिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, तो कैसा माहौल है इस वक्त असम्बली का? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो है 1:30 बजे जो शुरू ना था, लेकिन वो ताखीर के बायस जो है शुरू ना हो सका, जिसके बायस जो है अपोजिशन अरकान जो असम्बली हाल में मौजूद थे उन्होंने जो है झंडे के साथ जो है डेस्क पर जाना शुरू कर दिया और बाकायदा तिलावत की गई। और उसके बाद निकट और अगजई जो थी वो डाइस के पास खड़ी हो गई और उन्होंने साख्ता इजलास जो है शुरू कर दिया और मेंबरान को जो है बात करने का मौका दिया गया। जी अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सज्जाद। पेशावर BRT मंसूबे के लिए बसों की दूसरी खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। 30 बसों को कस्टम से क्लियरेंस के बाद पेशावर रवाना किया जाएगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, BRT मंसूबे के हवाले से पेशावर के लिए बसों की दूसरी खेप कराची पहुंच गई है। जी, अगर देखा जाए तो पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की जो ये 30 तादाद से बसें हैं कराची पोर्ट पे पहुंच गई हैं। अब जो इंतजार किया जा रहा है कि कस्टम से ड्यूटी और टैक्सेस देने के बाद क्लियरेंस होगी, उसके बाद पेशावर भेजी जाएगी। इसके साथ साथ इससे पहली जो खेप आई थी वो तकरीबन 21 बसें थी जो आई थी, क्लियरेंस के बाद पेशावर पहुंचा भी गई हैं। और BRT मंसूबे के मजमूई तौर पर 220 बसें लाई जाएंगी, जिसमें से 51 बसें अब तक आ चुकी हैं। मजीद 150 के करीब बसें जो है कहा जा रहा है मरहलावार यहाँ पे लाई जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मुर्गियों की फीड बनाने की फैक्ट्री के घड़े में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। एक मजदूर की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में अफसोसनाक वाकया। फैक्ट्री के गड्ढे में दम घुटने से 3 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। मुर्गियों की फीड बनाने के लिए मछलियां गड्ढे में जमा की जाती हैं। एक मजदूर गड्ढे में उतरा तो शदीद ताफुन के बाइस हालत गैर हो गई। साथी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए मजीद मजदूर भी इसमें उतरे और देखते ही देखते तीनों मजदूर दम घुटने के बाइस जान गंवा बैठे। अक्सर ये वाकयात होते हैं, वहाँ मर गया, पैक किया, 50,000 दिए, लाख दिया, चलो गिल के दूसरा आ जाएगा। बात यह कि ये नहीं होगा। मैं इसलिए आया हूँ। और लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के इदारे, उनका भत्ता, वो फैक्ट्री तो भत्ता लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं के प्रॉपर चीजें हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं, मर गए दोबारा आ जाएंगे। पुलिस ने फैक्ट्री को बंद करके मालिक को हिरासत में ले लिया। तीनों मजदूर इकबालुद्दीन दरवेश और जरबली का ताल्लुक चित्राल से है। यहाँ पे जो 3 मजदूर थे, एक मजदूर उसमें काम कर रहा था। बेसिकली ये फिश फिट कहते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी में। उसके अंदर कोई उतरा नहीं जाता, उसके अंदर कोई शख्स जाता है नीचे जाके काम नहीं करता। समहाउ को शायद चक्कर आ गया, उसको वो गिर गया या वो वहाँ पे बदल चला गया। जिन अस्पताल में लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक मजदूर की हालत तशवीशनाक है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में चीनी ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। मेट्रोपोल के करीब चीनी ड्राइवर को रोका तो चालान से बचने के लिए चुप का रोजा रख लिया। काफी देर के इम्तिहान के बाद ट्रैफिक पुलिस ने चीनी ड्राइवर को बगैर चालान किए ही छोड़ दिया। What's your name? Mister, what's your name? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा। साउद, आखिर ट्रैफिक पुलिस के लिए भी चीनी ड्राइवर इम्तिहान बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो शहरियों से तो ट्रैफिक पुलिस तंग थी, लेकिन अब जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं उनसे भी परेशान हो गई है। गुज़िश्ता रोज ये वाकया मेट्रोपोल पे पेश आया था, जब चीनी ड्राइवर को जब ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट ना लगाने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे रोका तो उसने बात करने से ही गूंगा बन गया और ना कोई जवाब दिया पुलिस को। और ट्रैफिक पुलिस ने ना सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश में भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ उसके साथ जो खातून थी उन्होंने चाइनीज जबान में ही जवाब दिया, जिसपे ट्रैफिक पुलिस हुक्म का कहना है कि ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं और चालान से बचने के लिए इस तरह के इकदाम करते हैं। इस पर काफी देर तक उसने कोशिश की, लेकिन जब वो मजबूर हो गया तो चीनी ड्राइवर को छोड़ना पड़ा। कोई चालान नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस हुक्म का कहना है कि आला अफसरान को भी इस हवाले से आगाह किया गया है, लेकिन गैर मुल्की बाशिंदे होने की वजह से इनसे जो अच्छा बर्ताव किया जाता है और इस बगैर चालान के गुज़िश्ता रोज इनको छोड़ दिया गया। इनको छोड़ दिया गया। बहुत शुक्रिया साउद, आपने हमें अपडेट किया।
और वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बरामदात नहीं कर सकता जो उसके लिए पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला हासिल करें, जिससे जो हमें चीज़ें बाहर से मंगानी होती हैं हम उसके पैसे दे सकें। और पाकिस्तान उतनी सेविंग नहीं कर सकता, उतनी पैसा जमा नहीं कर सकता मुल्क के अंदर जिससे वो सरमायाकारी की जा सके, जिससे मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ की जा सके। वही जो 3 डेफिसिट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, हम वहीं फंसे हुए। तो कोई भी जो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो, उसका मेयार जो है आपको परखने का ये होगा कि क्या ये 3 बुनियादी मसाइल जो पाकिस्तान की मईशत के हैं, क्या ये इनको हल करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। कहाँ पे कहानी शुरू होती है या हमारा सफ़र शुरू होता है, आगाज़ होता है अगस्त 2018 में। हमें जो फौरी तौर पर फैसले करने की ज़रूरत थी, वो फौरी फैसले वो नहीं थे कि जिससे मैं इस सफ़र का आगाज़ करूं और मैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ जा चुकूं। हमें तो उस वक़्त आईसीयू में जो मरीज़ मिला था, उस आईसीयू में लेटे हुए मरीज़ को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी और उसको कम से कम वापस एक नॉर्मल वार्ड के अंदर तो लेके आना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसले भी हो गए। बड़े बड़े मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा, हमें कुछ ने डराने के लिए कहा, कुछ ने नेक नियति से कहा कि अगर फौरी तौर पे IMF के पास नहीं जाओगे तो नहीं बच सकते। लेकिन कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, हमने वो फैसले किए, उनसे बेहतरी आई, ICU से मरीज़ निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज़ ख़त्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज़ में हम अभी भी हैं। या मैं आसान अगर आपको तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि क्योंकि बड़ी तेज़ी से मेरे हाथ में जो चीज़ बची थी, जो ज़र मुबादला बचा था, वो इतनी तेज़ी से निकल रहा था कि मुझे उसको रोकने के लिए मुट्ठी बहुत सख्ती से बंद करनी पड़ी। अब क्राइसिस फेज़ ख़त्म होने के बाद अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए। लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज़ से गुजरेंगे। क्राइसिस फेज़ ख़त्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज़ के अंदर हैं और उस स्टेबलाइजेशन फेज़ से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज़ के अंदर जाएंगे। आदाद-ओ-शुमार को पहले आप सब सुन चुके हैं, कई दफ़ा हम इसकी बात कर चुके हैं। 19 अरब डॉलर का खसारा ज़र मुबादला का नतीजा ये हो रहा था कि तेज़ी से बैनुल-अक़वामी कर्ज़े बढ़ भी रहे थे और उसके बावजूद ज़खायर जो हैं वो तेज़ी से गिर रहे थे। खैर वहाँ से आगे आ गई जी। एक्सपोर्ट्स की ये सूरत हाल थी कि जो 5 साल पहले एक्सपोर्ट थी उससे कम थी। सो ये जो 3 हमने मसाइल जिनकी बात की, क्रोनिक डेफिसिट जिनको मैं कह रहा हूँ, जो हम पाकिस्तान की मईशत की देरीना मसाइल रहे हैं, उसके अंदर हमें तनज़्ज़ुली नज़र आ रही थी, को बेहतरीन नज़र आ रही थी। अब यहाँ से अच्छा ये क्यों इतने ज़रूरी हैं, ज़रा सा मैं 5 मिनट लूँगा, मैं ज़रा कौम के साथ ये भी शेयर करना ये क्यों ज़रूरी है। तो ज़रा उनको देखते हैं, उन ममालिक को जिन्होंने तरक्की की। और मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं तो अब उम्र के उस हिस्से में पहुँच गया हूँ कि जब इंसान जो है वो बाबा जी, क्यों जी जैन अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो वो मैं पुरानी कहानी सुनाने वाली एज में आ गया हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, ये बड़े दुख से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ ये बदलते देखा है कि अब कौन सा मुल्क पाकिस्तान से आगे चला गया। 1960s पाकिस्तान दुनिया का डेवलपमेंट मॉडल, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स लिख रही है, कह रहे हैं कि जी दुनिया में तरक्की की मिसाल जो है वो पाकिस्तान है। वहाँ से पहले साउथ कोरिया, ताइवान, ये लोग हांगकांग, सिंगापुर, ये हमारे से आगे गए। फिर वो अगली आ गई जी किस ताइवान और सॉरी ये थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा, ये ममालिक आगे चलना शुरू हो गए। चीन आगे निकल गया, भारत आगे निकल गया, अब बांग्लादेश आगे निकल गया। अभी तो मैं उन अफ्रीकी ममालिक के नाम नहीं दे रहा हूँ जिनको अगर पाकिस्तान में हम मिसाल देना चाहते थे और कहते थे कि जी मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो हम कहते थे कि अफ्रीका जैसे हालात हैं। उस अफ्रीका के आधे ममालिक जो हैं इस वक्त मईशत की रफ्तार, उनकी तरक्की की पाकिस्तान से बेहतर है, उनकी अवाम की ज़िंदगी पाकिस्तान के अवाम से बेहतर हो रही है। और वो बांग्लादेश जो हमसे जुदा हुए हुए बहुत अरसा नहीं हुआ।
तो ये जो मैंने 3 क्रोनिक डेफिसिट्स के, जरा इसके अंदर हम अपने आप को दुनिया से कंपेयर करते हैं या हमें क्यों जरूरत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप जी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो अपना उसने पैसा खर्च करना है कार्य हुकूमत चलाने के लिए, उसके लिए उसको पैसा जो चाहिए वो तो दूर की बात, जो मुल्क के दिफा के लिए पैसा चाहिए वो दूर की बात, जो पैसा आपको चाहिए इसके लिए तरक्की के लिए, तरक्याती एक्सपेंडिचर के लिए, वो दूर की बात। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम कर्जे सिर्फ पुराने कर्जे वापस लेने के लिए नहीं ले रहे, हम सूद अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं जी प्राइमरी डेफिसिट। हमारा प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव हुआ है, पिछले साल -2.2 था, और यानी इसका मतलब कि आपने 2.2% मईशत के बराबर सूद जो है, और 2.2% हो गया जी तकरीबन आपका 800 अरब रुपए से ज़्यादा, 800 अरब रुपए से ज़्यादा आपने कर्जे लिए सूद की अदायगी के लिए। खतरनाक हद जो है कहना उसको, ये खतरनाक हद से भी आगे चले गए। जानजेब खान के वो जानजेब खान नजर आ रहे हैं, जानजेब खान सारी पाकिस्तान की नजरें आपके ऊपर हैं। FBI ठीक नहीं होगा तो ये मसला ठीक नहीं होना, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हम क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप, ये दुनिया जो है एक आलमी मंडी, दुनिया एक हो गई है, आप दीवारें खड़ी करके दुनिया को से बाहर नहीं रह सकते। पाकिस्तान की मईशत के हुजम का 13.5% जो है 2003 में वो हमारी बरामदात होती थी, 2003 में 13.5% होती थी, पिछले साल वो 8% थी। तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुली के ऊपर असद उमर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। खैबर पख्तूनख्वा में निजी तालीमी इदारों ने दाखिला फीसों में दुगना इजाफा कर दिया। वालिदैन ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद। फयाज, वालिदैन ने अदालत जाने का फैसला किया है? देखिए ऐसा ही है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी फीसें जो हैं वो भी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही और फीसें वसूल हो रही। इसके खिलाफ वालिदैन जो है उन्होंने प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी को शिकायती खत लिखा है और कहा गया है कि पाबंदी के बावजूद एडमिशन फीसों में इजाफा किया जा रहा है और साथ साथ दाखिला फीसों के अलावा प्रमोशन और दीगर अखराजात की मद में नाजायज वसूली भी हो रही है। और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे और जो गुज़िश्ता गर्मियों की फीसें थी वो भी वापस जो है नहीं किए गई और आगे गर्मी आ रही हैं तो मजीद वसूली भी होगी। इस हवाले से कुछ नहीं हो रहा और उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी को कहा कि इस हवाले से तमाम स्कूलों के खिलाफ जो इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, जो कि अहकाम नहीं मान रहे। अगर इस तरह इस पर कार्रवाई नहीं होती तो वो खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो प्रमोशन फीस और दीगर अखराजात की मद में वालिदैन से डबल और ट्रिपल फीसें वसूल कर रहे हैं। वालिदैन ने अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। इजाफी फीसों के खिलाफ अदालत जाने वाले वालिदैन के वकील मोहम्मद अब्बास कहते हैं स्कूल्स मुख्तलिफ हीले बहानों से ज्यादा पैसे बटोर रहे हैं। स्कूल ओनर्स जो हैं तो तरह तरह के बहानों से वालिदैन से पैसे बटोर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एडमिशन फ़ी का वो मुतालिबा कर रहे हैं, प्रमोशन फ़ी का वो मुतालिबा कर रहे हैं। इस तरह से कई और मद में कुछ स्कूलों ने तो मिसलिनियस चार्जेस के मद में 5-5 और 6-6 हज़ार रुपये मांग रहे हैं स्टूडेंट से। कैपिटेशन फ़ी जो है तो वो ये नहीं ले सकते। कैपिटेशन फ़ी ये चीज़ है कि ऑल अदर फ़ी जो है फीस के अलावा तो उसको कैपिटेशन फ़ी कहते हैं, जो ट्यूशन फीस के अलावा फीस हैं तो उन पर पाबंदी है। कराची जेल से रिहाई पाने वाले 100 भारतीय माहीगीरों को लाहौर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। रिहाई पाने वाले भारतीय शहरियों के क्या जज्बात हैं, जान लेते हैं समा की नुमाइंदा तरहब असगर से। जी बिल्कुल, इस टाइम
मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से लाहौर यहाँ पे 100 माहीगीरों को लेकर पहुंची है जो आज भारतीय माहीगीर हैं जिनको जज्बा खैर सगाली के तहत आज रिहा किया जा रहा है। फिर वक्त मेरे पीछे यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात भी करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ के रिहायशी हैं, कितने अरसे से यहाँ पे कैद थे और आज अपने वतन वापस जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम गुजरात के रहवासी हैं और हम 17 महीने से पाकिस्तान की जेल में कैद थे और आज हम घर पे जा रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, 17 महीने से जो है ये यहाँ पे कैद थे और आज ये कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं क्योंकि ये घर वापस जा रहे हैं अपने। 360 के करीब जो है माहीगीरों को, भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जाएगा मरहलावार। आज ये पहला मरहला है जिसमें 100 माहीगीर जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। इनको बरास्ता वाघा बॉर्डर जो है आगे भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। जी अपडेट से शुक्रिया तरफ। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची में जराम पेशा अनासर की कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ने लगी। एमए जिना रोड पर डकैती की वारदात, 4 मुल्जिमान बेकरी में दाखिल हुए और इत्मीनान से लूट मार करते रहे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, वारदातों की तादाद बढ़ती जा रही है, पुलिस क्या कर रही है, क्या जवाब है? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज ये वाक़या पेश आया था। एमए जिना रोड के करीब इस बेकरी पे 4 मुसल्लह मुल्जिमान बेकरी में दाखिल हुए हैं और न सिर्फ कैश काउंटर से रकम लूटी और जो मालिक है उससे नकदी और मोबाइल फोन लूटे, बल्कि जो ग्राहक मौजूद थे खरीदारी के लिए उनको भी मुल्जिमान ने लूटा और जो कीमती सामान था वो भी सारा मिनटों में उठाया और उसके बाद बआसानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामान हासिल किए, इनमें मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन ताहाल मुल्जिमान इनको पकड़ने में नाकाम है। इस तरह की बढ़ती वारदातें जिस पर पुलिस ने किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी या कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। अपडेट से शुक्रिया सऊद। कराची के सफारी पार्क में हाथियों के जोड़े के लिए शावर लगा दिए गए। 4 शावर 3 मुख्तलिफ सेशंस में चलाए जाएंगे। मजीद बताएंगे आपको इस हवाले से शुएब जट। बिल्कुल ऐसा ही है, शदीद गर्मी है और इस गर्मी से हर कोई परेशान है। ऐसे में मलिका जो है वो क्यों ना परेशान हो, लेकिन अब इसको परेशानी की जरूरत नहीं है। यकीनी तौर पर ये शावर आपको नजर आ रहा होगा, मैं भी इसमें भीग रहा हूँ और मलिका भी इसमें नहा रही है। अब मलिका के लिए ये एहतमाम किया गया है, दिन में 3 बार ये 2 फीट का शावर जो है वो खुलेगा और इसको बारिश जो है मसनूई फराहम करेगा, जिसमें मलिका खुश होगी, नहाती रहेगी और मजे जो है वो लेती रहेगी, गर्मी को भगाती रहेगी। ये इंतजाम सिर्फ इसलिए किया गया है कि कहीं इसको गर्मी ना लग जाए। बीमारी की खबरें गलत थी। गुलकार अताउल्लाह इसाखील खेलवी ठीक ठाक हैं। उन्होंने समा के प्रोग्राम नया दिन में शिरकत की और अपना मशहूर गाना भी सुनाया। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है प्यार ना। और सिंध की साइंस सरकार ने बरसों बाद सिंध वालों को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। मुशीर इतलात सिंध मुर्तजा वहाब ने इसकी तफसीलात बताई। सिंध के अंदर सरकारी नौकरियों का सिलसिला स्टार्ट किया जा रहा है फौरी तौर पर और नौकरियां देने का सिलसिले को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ग्रुप होगा ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक का, जिसको लोकल सतह पर, तालका सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर नौकरियां दी जाएंगी अखबारात में ऐड देने के बाद, ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस के तहत। और ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 15 तक अखबारात में ऐड दिया जाएगा और ऐड देने के बाद एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग सर्विस के तहत टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट का रिजल्ट के बाद नौकरियों का फैसला किया जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।